वॉटरलू की लड़ाई, क्या वो नेपोलियन की हार थी या फिर यूरोप की बड़ी ताकतों की जीत? अब देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि यह सवाल पूछा किससे जा रहा है। और बस यहीं से एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या इतिहास हमें अतीत की बिल्कुल सच्ची, हूबहू तस्वीर दिखाता है, या ये बस इतिहासकारों की सुनाई हुई एक कहानी है? तो चलिए आज इसी सदियों पुरानी बहस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और यही है वो बुनियादी सवाल जिससे इतिहासकार और दार्शनिक सदियों से जूझते आए हैं। मतलब, क्या हम अतीत को, पास्ट को ठीक वैसा ही जान सकते हैं जैसा वो सच में हुआ था, या फिर हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया हमेशा बीच में आड़े आ ही जाता है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस सोच को समझते हैं जो कहती थी कि हाँ, इतिहास बिल्कुल सच हो सकता है। ये एक बहुत गहरा विश्वास था कि इतिहासकार अतीत को बिना किसी भेदभाव के एकदम ऑब्जेक्टिव होकर देख सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। तो ये वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी है क्या चीज़? देखिए, इतिहासकार पीटर नोविक के मुताबिक इसका मतलब है ये मानना कि अतीत सच में हुआ था और एक इतिहासकार का काम है उस सच्चाई को सामने लाना। यहाँ पर फैक्ट्स यानी तथ्य किसी भी व्याख्या से ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी इतिहास में जो पैटर्न दिखते हैं वो इतिहासकार अपनी मर्जी से बनाता नहीं है, बल्कि उन्हें ढूंढ कर निकालता है, जैसे कोई खजाना खोज रहा हो। और इस सोच के हिसाब से एक इतिहासकार का रोल क्या होता है? पीटर नोविक इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब साफ है, एक इतिहासकार को किसी वकील की तरह किसी का पक्ष नहीं लेना है, बल्कि एक जज की तरह निष्पक्ष होकर सिर्फ सच का साथ देना है। उसकी वफादारी किसी देश, किसी धर्म या किसी विचार से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक सच्चाई से होनी चाहिए। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि कोई इंसान इतना ऑब्जेक्टिव, इतना निष्पक्ष हो कैसे सकता है? इसका जवाब भी सोचा गया था, और वो जवाब था एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीका। 19वीं सदी में एक जर्मन इतिहासकार थे, लियोपोल्ड वॉन रांके। उन्होंने इतिहास को एक साइंस बनाने का बीड़ा उठाया। उनका मेथड सिंपल था पर बहुत सख्त। सबसे पहले सिर्फ प्राइमरी सोर्स देखो, यानी उस समय के असली दस्तावेज। फिर उन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करो कि वो असली हैं भी या नहीं। और सबसे जरूरी, अपने सारे पर्सनल विचार, अपनी भावनाएं, अपनी मान्यताएं, सबको दरवाजे के बाहर छोड़कर आओ। तभी आप अतीत को ठीक वैसा दिखा पाओगे जैसा वो असल में था। और इस पूरे तरीके का, इस पूरी मेहनत का मकसद क्या था? मकसद बहुत बड़ा था। एक ऐसा इतिहास लिखना जो अल्टीमेट हो। मतलब, अतीत की एक फाइनल, कंप्लीट कहानी जिसके बाद कुछ और लिखने या कहने को बचे ही नहीं। एक ऐसा सच जिसे कोई चुनौती ना दे सके। ये यकीन कोई मामूली यकीन नहीं था। देखिए, लॉर्ड एक्टन ने जब कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री लिखवाई तो उन्होंने अपने राइटरों से कहा कि वॉटरलू की लड़ाई का एक ऐसा वर्जन लिखो जिसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डच सबके सब मान लें। सोचिए, ये एक ऐसे इतिहास की कल्पना थी जो देशों और उनकी अपनी अपनी कहानियों से कहीं ऊपर था। एक सार्वभौमिक सच। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या फैक्ट्स बस यूं ही पड़े रहते हैं और इतिहासकार उन्हें उठा लेता है? 20वीं सदी में E.H. कार नाम के एक बहुत मशहूर इतिहासकार ने इस आइडिया को एक जबरदस्त चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट्स है ना, ये मछली बाजार में रखी मछलियों की तरह है। इतिहासकार वहां जाता है, अपनी पसंद की मछली चुनता है, घर लाकर उसे अपने तरीके से पकाता है और फिर परोसता है। मतलब, इतिहासकार सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा नहीं करता, वो उन्हें चुनता है। और यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। और कार के इस बात ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। यहीं से हमारी कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। वो दौर जब ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के इस खूबसूरत सपने पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे ये सपना टूटने लगा। खासतौर पर 20वीं सदी में 3 तरफ से इस आइडिया पर जोरदार हमले हुए जिन्होंने इतिहास को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। पहली और सबसे सीधी चुनौती थी व्यक्तिगत झुकाव की। मतलब ये मानना कि एक इतिहासकार कोई रोबोट नहीं है, वो एक इंसान है जो किसी खास समय में, किसी खास जगह पर, किसी खास समाज में पैदा हुआ है। और वो इन सब चीज़ों से खुद को पूरी तरह अलग कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी बात को बेनेडिक्टो क्रूचे ने एक लाइन में कह दिया था। उनका कहना था कि सारा इतिहास असल में समकालीन इतिहास होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम अतीत को जब भी देखते हैं, अपने आज के चश्मे से ही देखते हैं। हम अतीत से वही सवाल पूछते हैं जो हमारे आज के लिए जरूरी हैं।
R.G. कॉलिंगवुड ने इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझाया। सोचिए रोमन साम्राज्य के बारे में। एक 18वीं सदी का अंग्रेज उसे कैसे देखेगा? शायद साम्राज्य बनाने और चलाने के नजरिए से। एक 19वीं सदी का जर्मन शायद राष्ट्रीय एकता के नजरिए से। और एक शुरुआती ईसाई, वो उसे उत्पीड़न और शहादत के नजरिए से देखेगा। अतीत तो एक ही है, रोमन साम्राज्य, लेकिन उसे देखने वाले अलग अलग समय में खड़े हैं, इसलिए उनकी कहानियां भी अलग अलग हैं। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अब हम आते हैं सबसे रैडिकल, सबसे चौंकाने वाली आलोचना पर। यह आलोचना कहती है कि मसला सिर्फ हमारे नजरिए का नहीं है, असली दीवार तो हमारी भाषा है। भाषा ही हमें असली अतीत तक पहुंचने नहीं देती। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। जब मैं कुर्सी कहता हूं तो मेरे मुंह से निकली आवाज असली कुर्सी तो नहीं है ना, है ना? वो तो बस एक शब्द है जो हमारे दिमाग में कुर्सी का एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बनाता है। ये तर्क कहता है कि हमारी पूरी भाषा इसी तरह काम करती है। शब्द असल चीजों से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बने कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं। और इतिहास, वो तो पूरा का पूरा शब्दों में ही लिखा जाता है। तो हम असल में अतीत को नहीं, बल्कि अतीत के बारे में लिखे गए शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ रहे होते हैं। इसी सोच को भाषा का बंदी ग्रह या प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज कहा गया। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। इसका मतलब है कि हम अपनी भाषा की दीवारों में कैद हैं। हम इसके बाहर की दुनिया को सीधे सीधे कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं छू सकते। और ये बात और भी आगे जाती है। रॉला बार्ट्स जैसे विचारकों ने कहा कि इतिहास की किताबों में जो फुटनोट होते हैं, जो लंबे लंबे कोट्स दिए जाते हैं, वो असल में सच्चाई का सबूत नहीं है। वो तो बस एक लिटरेरी ट्रिक है, एक साहित्यिक चाल। इन्हें रियलिटी इफेक्ट कहा गया, यानी पढ़ने वाले को ये यकीन दिलाने का तरीका कि जो लिखा है वो एकदम असली और सच्चा है। तो अगर सब कुछ भाषा का ही खेल है, अगर फुटनोट सिर्फ एक ट्रिक हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इतिहास और फिक्शन में, यानी एक वर्तकार किताब और एक नॉवल में क्या फर्क रह गया? क्या इतिहास भी बस एक मनगढ़ंत कहानी बनकर रह जाता है? ये बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। क्या इन दो एकदम अलग सोच के बीच, एक तरफ पूरी तरह ऑब्जेक्टिव साइंस और दूसरी तरफ सिर्फ एक कहानी, क्या इनके बीच कोई रास्ता है, कोई संतुलन है? तो क्या माने, क्या जो कुछ भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं वो सब मनगढ़ंत है? क्या इतिहासकारों ने बस अपनी मर्जी से सब कुछ बना दिया है? नहीं, यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी अंतर को समझना होगा। एक चीज होती है मनगढ़ंत यानी मेड अप, और दूसरी होती है निर्मित यानी कंस्ट्रक्टेड। जैसा कि फिलॉसफर नोएल कैरोल कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक नॉवेलिस्ट अपनी कल्पना से कहानी गढ़ता है, उसे सबूतों की जरूरत नहीं। लेकिन एक इतिहासकार सबूतों से, फैक्ट से एक कहानी का निर्माण करता है। वो अपनी कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ा सकता। उसकी कहानी की नींव सबूतों पर टिकी होनी चाहिए। और आज ज्यादातर इतिहासकार इसी बीच के रास्ते पर चलते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना, 100% निष्पक्ष होना शायद एक सपना ही है। वो ये भी जानते हैं कि वो अतीत की एकदम हूबहू तस्वीर नहीं बना रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं वो एक व्याख्या है, एक इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये व्याख्या हवा में नहीं है। ये एक बहुत ही कठोर, अनुशासित और सबूतों पर आधारित प्रक्रिया का नतीजा है। ये न तो कोरा विज्ञान है और ना ही कोरी कल्पना। तो आखिर में हम फिर एक सवाल पर आके रुकते हैं। अगर इतिहास हमें कोई एक फाइनल, अल्टीमेट सच नहीं दे सकता, तो फिर वो हमें देता क्या है? हम अतीत को पढ़ते ही क्यों हैं? इसका क्या फायदा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें खुद अपने अंदर ढूंढना होगा।